धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब भी टीवी खोलिए जम्मू कश्मीर को लेकर कोई अच्छी खबर तो बताते हैं नहीं। वहां इस समय डीडीसी चुनाव चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव चल रहा है। तो ये सवाल होना चाहिए कि भाई ये जो चुनाव चल रहा है ये कौन सा चुनाव है और क्या इससे पहले भी ये चुनाव हुआ है या पहली बार ये चुनाव रहा है। लेकिन टीवी वाले हमेशा बताते रहते हैं यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, यहाँ पे मर गए, यहाँ पे गिर गए, या महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, या उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा कह दिया, या भाजपा के नेताओं ने कोई और नई कहानी बता दी। यही सब बताते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन धाकड़ खबर एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा है और हमारे साथ स्काइप के जरिए श्रीनगर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं शाहिद इमरान साहब। उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो ये डीडीसी चुनाव हो रहा है 370 हटने के बाद हो रहे इस चुनाव को कैसे देखा और समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल ये है, जो ये डीडीसी चुनाव है आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले हुआ था तो कब हुआ था? देखिए अकरम रईस साहब, मैं आपको बता दूं कि जहां तक हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात यहाँ पे हो रहे हैं ये उस माहौल में हो रहे हैं कि जब मरकजी सरकार ने 370 और 35A को यहाँ पे एब्रिगेट किया और उसके बाद ये सबसे पहला चुनाव हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए, क्योंकि मूड भी नहीं था, माहौल भी नहीं था। अगर हम आम लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं आम लोग जो है मरकजी सरकार के उस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे थे और आम लोगों का ये मानना था कि उनका एक स्टेट था, अपना एक रियासत थी उनकी, लेकिन उस रियासत का दर्जा घटा के आप यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो यकीनन कोई इससे खुश नहीं होगा। हमेशा जिंदगी में कोई भी इंसान तरक्की चाहता है। जब आपकी डिमोशन होती है तो जब हम यहाँ पे एज जर्नलिस्ट आम लोगों से ये सवाल पूछते हैं, उनका यही जवाब होता है कि आखिरकार ये सरकार कौन सी सरकार है जो एक रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा बना कर देती है। अक्सर ये देखा गया है कि यूनियन टेरिटरीज को है जो है वो स्टेट बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा बढ़ाया जाता है, लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं इससे नाराज थे। बहरहाल आपने सवाल पूछा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो इंतखाबात है, पंचायत में एक 3 टायर सिस्टम होता है, लेकिन ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, खासकर अगर हम भाजपा सरकार की बात करें, इन इंतखाबात को इस वक्त बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है लोगों के सामने कि ये जो तीसरा टायर है पंचायत का या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिसे कहते हैं, इससे आम लोगों की जो तरक्की है वो मुमकिन है, आम लोगों की फलाह बहबूद जो है वो मुमकिन है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पूरी रियासत में इस वक्त ये चुनाव हो रहे हैं, खासकर जब हम दिही इलाकों की बात करते हैं, जब हम उन इलाकों की बात करते हैं जो जहां लोग जो हैं तरक्की वाकई चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या इन इंतखाबात के जरिए वाकई जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं आम लोगों की तरक्की करना मुमकिन कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अब आने वाले वक्त में देखना होगा। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दूं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से। कुल मिलाकर इस वक्त रियासत में जो है या यूनियन टेरिटरी की आप बात करते हैं, 22 जिले हैं जहां पर आपके श्रीनगर के 10 जिले और जम्मू के 10 जिले, 2 जिले कट गए जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ हो गए, करगिल और लेह आपका। लेकिन 20 जिलों में ये चुनाव इस वक्त हो रहा है, जिसमें आपका कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा और मरकजी कश्मीर के बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, इसी तरह से जनूबी कश्मीर के शोपियन, कुलगाम, अनंतनाग और जम्मू के बहुत सारे जिले हैं जिसमें सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, इसी तरह से रियासी, डोडा, बाकी जो जिले हैं उनमें भी ये इंतखाबात हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डीडीसी इंतखाबात में चुन के एक चेयरमैन आता है, उस चेयरमैन का ये मैंडेट होगा कि वो तमाम जिले का एक किस्म का हुक्मरान बनेगा और तमाम जिले में वो तरक्की के हवाले से अपना किरदार जो है वो बखूबी अंजाम देगा। ये खासकर जो है यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उनका कहना है कि इस चुनाव के जरिए तरक्की मुमकिन है। लेकिन आम लोगों का मूड और माहौल जो है उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं, आम लोग बिल्कुल भी एक किस्म का जो इलेक्शन फीवर होता है
वो जी यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। और ठीक मौसम है भी काफी ठंडा इस वक्त है, जी लेकिन गर्मी जो इलेक्शंस की है वो कहीं जी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है सर, इलेक्शन की गर्मी नहीं दिखाई दे रही है, इलेक्शन का फीवर नहीं दिखाई दे रहा, जैसे लोगों में माहौल दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा। मेरा एक सवाल ये भी था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था तब भी ये चुनाव होते थे? नहीं देखिए, खासकर अगर हम इस चुनाव की बात करें, पंचायत में जो अमेंडमेंट हुई, खासकर 73rd अमेंडमेंट जो हुई पंचायत एक्ट में, उसके बाद पहली बार ये जो चुनाव है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हैं, पहली बार रियासत जम्मू और कश्मीर में हो रहे थे। हत्ता कि यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि वो इलेक्शन काफी लगभग 18 साल के बाद कराए गए, आज से 3-4 साल कबल। उससे पहले भी पंचायत इंतखाबात हुआ करते थे, लेकिन उस वो सिस्टम नहीं था, थ्री टायर सिस्टम नहीं हुआ करता था। खासकर डीडीसी इलेक्शन जो है, खासकर मेरा जर्नलिज्म करियर, मैं पिछले 10 साल से जर्नलिज्म करता हूं, मेरी उम्र लगभग 30 साल है, और पूरी उम्र में मैंने डीडीसी इलेक्शंस जो हैं कभी नहीं देखे हैं। और पहली बार ये जो इलेक्शंस है ये रियासत जम्मू और कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं। और खासकर अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, कैंडिडेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। खासकर कैंडिडेट्स का अक्सर ये मानना है कि ये आजाद तौर पर ये इलेक्शंस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो भाजपा और आरएसएस की पॉलिसियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लड़ रहे हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह, उसके साथ साथ अगर हम गुपकार अलायंस की बात करें या पीएचजीडी सर पीपल्स अलायंस। जी, गुफ्कार अलायंस पे आएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या इस चुनाव के नतीजे को धारा 370 में बदलाव हुए 35A को हटा दिए जाने का मैंडेट समझा जाएगा क्या? नहीं देखिए, धारा 370 या 35A अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है। वो एक कानूनी लड़ाई है। जहां तक हमने सियासतदानों के साथ बात की, मेरी 4-5 दिन बात हुई तमाम जो बड़े लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी जो अपनी पार्टी के चीफ हैं अल्ताफ बुखारी साहब, उनके साथ भी हमारी बात हुई। वो सीधे तौर पर ये मानते हैं कि इन इलेक्शंस का 370 और 35A के साथ कोई भी टक्कर या टकराव नहीं है। ये इलेक्शंस महज डेवलपमेंट के लिए इलेक्शंस है। कानूनी लड़ाई और आईनी लड़ाई जो है वो अपनी जगह है। 370 वापस आए, 35A वापस आए, ये लड़ाई खासकर गुपकार अलायंस के जो लोग हैं वो इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में छेड़ना चाहते हैं। उनका ये मानना है जब तक 370 और 35A रियासत की बहाली जो वापस नहीं होती तब तक वो अपनी सियासी जंग है वो जारी रखेंगे। ठीक है, 3 चरणों में आपके यहाँ चुनाव हो रहा है और इसके नतीजे जो हैं वो कब आएंगे और कैसे कैसे चुनाव 3 चरणों में किस किस तारीखों का है वो भी थोड़ा सा बता देंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले चरण के जो चुनाव हैं वो लगभग 4 दिसंबर को वहां पे वोटिंग होनी है। उसके बाद दूसरा चरण जो है 12 दिसंबर को और 28 दिसंबर को। इसी तरह से 3 चरण के जो चुनाव है वो मुख्तलिफ फेजेस में हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में तकसीम किया गया है। नॉमिनेशंस के लिए एक फेज ओवर हो गया जो लास्ट डेट था, अब दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशंस हो रही हैं। इसी तरह से तीसरे फेज के लिए आने वाले दिनों में जो नॉमिनेशंस हैं वो यहाँ पे दाखिल कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त के जो चुनाव है मुकाबला काफी सख्त है। खासकर भाजपा के लोग ये कहते हैं कि वो ये चुनाव तरक्की और तामीर की बिना पे लड़ रहे हैं, लेकिन खासकर जो गुपकार अलायंस के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ है, क्योंकि वो ये कहते हैं लोगों को कि बीजेपी ने कश्मीर के आम लोगों के साथ जो है वो धोखा किया है। जी, आम लोगों के साथ धोखा किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इन चुनाव के जो भी नतीजे होंगे हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में उनका सेमीफाइनल माना जा सकता है इनको? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल है असेंबली इलेक्शन से पहले, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहना होगा कि ये इलेक्शन एंटायरली डिफरेंट है। हत्ता कि इंपॉर्टेंस इन इलेक्शंस की बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि लोग किस नंबर में इन इलेक्शंस के लिए वोट डालने के लिए आते हैं। और जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शंस में लोग जो हैं वो उस हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो भी इस वक्त उस लिहाज से फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अभी बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, ठंडा माहौल है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अगर ये इलेक्शंस जो हैं लोगों को कन्वर्ट करने में या लोगों को पॉल करने में, उनके वोट्स को पॉल करने में कामयाबी हासिल करते हैं तो यकीनन ये जो इलेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट होंगे असेंबली इलेक्शन से पहले। अब बात कर लेते हैं गुफ्कार गठबंधन को लेकर, क्या वो भाजपा को टक्कर दे पाएगा और क्या भाजपा उसके सामने इतनी मजबूत हो गई है, इतनी शक्तिशाली बन गई है भाजपा कि इनको साथ आना पड़ा, मजबूर हो गए ये लोग?
देखिए, एक्चुअली जो सवाल आपने पूछा कि क्या भाजपा मजबूत इतनी है कि गुप्कार अलायंस को फिर मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाजपा के डर से गुप्कार अलायंस बनी। गुप्कार अलायंस का मेजर जो मोटो है या गोल है या उनका जो मकसद है या उनकी जो मंजिल है, वो 35 ए और धारा 370 की वापसी है। इलेक्शंस के लिए उन्होंने अलायंस क्यों किया? इलेक्शंस के लिए उन्होंने अलायंस इस वजह से किया कि वो शायद भाजपा को ये दिखाना चाहते हैं कि क्या वाकई कश्मीर में उनकी डिफीट हुई या कलेक्टिवली लोगों ने भाजपा को हराया। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि अगर भाजपा कामयाब होती है कश्मीर में कोई भी सीट निकालने में या कोई भी डीडीसी कैंडिडेट जीतने में, तो यकीनन ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि शायद कोई भी डीडीसी सीट जो है भाजपा के हक में शायद कश्मीर डिवीजन से नहीं जा सकती है। जम्मू का हम नहीं कह सकते हैं, जम्मू में भाजपा ऑलरेडी हुकूमत में थी। जम्मू में भाजपा के प्रीवियस इलेक्शंस में 25 के करीब जो हैं एमएलए थे। जम्मू में यकीनन भाजपा का अपर हैंड है, लेकिन कश्मीर में गुप्कार अलायंस को हम एज दे सकते हैं और इलेक्शंस में उनकी जीत को मैं ये कह सकता हूं एज जर्नलिस्ट कि शायद गुप्कार अलायंस कश्मीर में मेजॉरिटी ले सकती है। इन आरोपों में कितना दम है जो महबूबा मुफ्ती भी लगा रही है और एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो भी लगा रही है कि जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो गुफ्कार के जो कैंडिडेट हैं उनको पर्चा तक नहीं भरने दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये इल्जाम लगाया है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने और पार्टीज ने भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के वहां पे उनको सख्ती की जा रही है या उनके साथ काफी मुश्किलात सामने आ रहे हैं। अब देखिए, हुकूमत में चूंकि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है, हर हुकूमत का ये एक ना एक कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी अपोजिशन को किसी ना किसी मुसीबत में डाले। ओपनली ये नहीं किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं मुश्किलात तो आती हैं सिक्योरिटी के मामले में या कैंपेनिंग के मामले में जो कैंडिडेट्स हैं गुप्कार अलायंस के। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सामना मुझे लगता है, आपने दोहराया है वैसे उस बात को, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि उस पर और विस्तार से, क्योंकि दिसंबर के महीने में जबरदस्त ठंड होगी, बर्फ जम जाती है, पानी तक नहीं मिलता है, ऐसे में लोग वोट डालने निकलेंगे। मैं एक बार अकरम साहब आपको फिर बताने जा रहा हूं कि दिसंबर का महीना काफी मुश्किलात भरा महीना होता है। जब हम मौसम की बात करते हैं, चिले कलान स्टार्ट होता है, 40 दिन का सबसे बाइटिंग कोल्ड और कड़ाके की सर्दी होती है। 21 दिसंबर से शुरू होता है। उससे पहले 2 फेजेस है इलेक्शन के, उसके बाद एक फेज है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो ठंड का माहौल और मौसम है वो नवंबर से ही स्टार्ट होता है। लेकिन लोग अब देखना होगा कि अगर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, चूंकि कश्मीर में एक कैंपेनिंग सी की जा रही है गुप्कार अलायंस की जानिब से, अगर वो लोगों को मनवाने में कामयाब होते हैं कि आपको ये वोट डालना है 370 को वापस लाने में, 35 को वापस लाने में, तो यकीनन ये कह सकते हैं शायद लोगों का मूड बदल सकता है, शायद लोग वोट डालने निकल सकते हैं। लेकिन मौसम काफी ठंडा है, इलेक्शन का माहौल कैंडिडेट्स के हवाले से काफी गर्म है। अब इस ठंडे और गर्म माहौल के दरमियान देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है कश्मीर और जम्मू में। क्या जम्मू और कश्मीर इन चुनावी नतीजों के बाद हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बटा हुआ दिखाई देगा कि जम्मू का जो हिंदू जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया था और कश्मीरी जो मुस्लिम है वो अपनी पार्टियों के साथ खड़ा दिखाई दिया था, वहां की जो स्थानीय पार्टी है, वैसा कुछ नतीजा हो सकता है क्या? देखिए, एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा यहाँ पे कभी नहीं हुआ था। अब चूंकि कुछ लोग से सियासी रंगत देना चाहते हैं, खासकर मैं एक ही पार्टी का पे इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगा, बीजेपी के, चूंकि बीजेपी के एक जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, हाल ही में उन्होंने एक जय श्री राम का नारा दिया था, सियासी एक पॉलिटिकल एक स्टंट खेला था। लेकिन उसके बराबर के जिम्मेदार जो हैं बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, वो भी इसमें शरीक हैं। वो लोगों को सियासत के साथ साथ मजहब के नाम पे बंटवारा कराना चाहते हैं या जात के नाम पे बंटवारा कराना चाहते हैं या बाकी मुद्दों के जो है इंसानियत के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। बहरहाल इंसान तो सभी है। एज जर्नलिस्ट, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा मजहब जो है, बहरहाल अपनी स्टोरी हमारी हमारा मजहब होता है। हम किसी रंग नस्ल के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसी तरह से एक पॉलिटिशियन को भी चाहिए कि वो भी बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज मिल्लत जो है लोगों को अपना मंशूर बताएं, लोगों को अपनी पॉलिसियां वाज़िया करें। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा कभी नहीं हुआ है।
अगर हुआ है कोई इंसिडेंट तो सिर्फ सियासतदानों की वजह से हुआ है। यहाँ पे एक भाईचारा है आपस में लोगों के दरमियान। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन से एक बंटवारा होगा या इलेक्शन से जम्मू डिवीजन अलग होगा, कश्मीर डिवीजन अलग होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली और सबसे अच्छी चीज ये रही कि आपने सिर्फ 10 साल की सहाफत का तजर्बा होने की बात कही, लेकिन आपको लगता है अनुभव कश्मीर का बहुत लंबा है। हम और मुद्दों पे आपसे जुड़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे अगर आपके साथ और भी मुद्दे पे बातचीत करें। और यहाँ जो हिंदी भाषी क्षेत्र में कश्मीर और जम्मू को लेकर सिर्फ अपनी नफरत का माहौल खड़ा किया जाता है, उसके बारे में लोगों की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, फिर आपसे मिलेंगे।